हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनकेसी लर्निंग पॉइंट। मैं हूं अनन्या उपाध्याय और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। आज हम सेकंड जो सब टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन, ये पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज, बहुत लंबा गैप हो गया, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। यानी फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है टू रिलीज एनर्जी पाने के लिए। और एनर्जी तो आप सबको ज़रूरत है, हमें सबको ज़रूरी है एनर्जी, राइट। तो इसलिए हर फूड को ब्रेक किया जाता है ताकि एनर्जी मिल सके, इसीलिए मैंने एनर्जी को अलग कलर से लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले दिन में तो हमने यही पढ़ा था, एक पूरा का पूरा लेक्चर हमने यही पढ़ा कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जबकि वहाँ पे हमने डाइजेशन कहा, आज फिर रेस्पिरेशन की। तो इसीलिए मैंने डाइजेशन का भी डेफिनेशन लिख रखा है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म। क्यों सिंपल फॉर्म में? ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। कौन एब्जॉर्ब करेगा? ब्लड। क्यों? ताकि ये जो एब्जॉर्ब फूड है, सिंपल जो फूड है, वो हर एक जगह में जा सके, यानी हर एक ऑर्गन में आपके जा सके। आपके हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, है ना, ब्रेन हो गए, तो हर जगह में आपका जो फूड है वो पहुंच सके, इसके लिए उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई किया जाता है इनटू ग्लूकोज। तो सिंपल फूड को ब्लड ताकि ले जा सके, इसलिए डाइजेशन होता है। और रेस्पिरेशन क्यों होता है? ताकि हमें एनर्जी मिल सके। यानी रेस्पिरेशन का मेन टारगेट क्या है? एनर्जी। यहाँ पे मेन टारगेट क्या है? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक करना फूड को। इज इट क्लियर? चलिए फिर देखते हैं 4 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज ब्रीदिंग, सेकंड इज एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, थर्ड इज एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन, फोर्थ इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 4 स्टेप्स मैंने पता है क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग ना अक्सर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर द सेम थिंग, लेकिन नहीं, दोनों डिफरेंट है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि ब्रीदिंग जो है वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा सा प्रोसेस है। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, कभी आपने सुना है क्या रेस्पिरेशन एक्सरसाइज करो? ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी क्या? यू इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल क्या करोगे? ऑक्सीजन। और एक्सहेल क्या करोगे? CO2। दैट इज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या हो गया? जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 बाहर छोड़ रहे हो, ये हो गया ब्रीदिंग। देन कम्स एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ये जो ऑक्सीजन गया वो कहाँ गया? लंग्स में गया। लंग्स से फिर कैरियर आखिर है कौन? कैरियर तो ब्लड ही है। तो फिर ऑक्सीजन भी जो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचेगा तो वो ब्लड के थ्रू से पहुंचेगा। तो लंग्स के पास जब गया, वहां पे रहते हैं ब्लड कैपिलरीज जिसमें ब्लड रहता है, तो वो ब्लड में एक्सचेंज होगा ये गैस। ओके, तो एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। देन कम्स एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन। अब ब्लड क्या करेगा? वो वाला लेके उसको तो कुछ करना नहीं है, उसको क्या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना है। तो ब्लड उसको लेके जाएगा और ऑर्गन के पास जिस ऑर्गन को जरूरत है उस ऑर्गन को देगा। अब देखो, ऑर्गन के बगल में मैंने सेल लिख रखा है, बहुत जगह में आपको सेल लिखा हुआ दिखेगा। एक्चुअली ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड और सेल के बीच में ये एक्सचेंज होगा। जैसे हम देखते हैं ना, जो सब्जी वाले आते हैं हमारे घर में, तो क्या होता है, वो हमें सब्जी देते हैं और हम उन्हें मनी देते हैं। इसी तरह से आप समझ लो कि ब्लड ले जाता है ऑक्सीजन को, जिस ऑर्गन को जरूरत है उसको ऑक्सीजन दे दिया और उससे इन रिटर्न CO2 ले लिया। फिर उस ब्लड को ले आके उसने फिर से लंग्स में CO2 को एक्सचेंज कर दिया, फिर वो CO2 हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो सेल में होगा। जो रेस्पिरेशन होगा वो सेल में होगा। सेल का एक ऑर्गेनल होता है, आई थिंक आप सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एनर्जी यानी जो ATP हम पढ़ते हैं वो एनर्जी। आपको पता है शायद कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये
कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी फिर से अगर हम एक बार रिवाइज कर ले, पहले क्या होता है, हम एयर को लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन भी रहता है, वो हमारे लंग्स तक पहुंचा, फिर वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा ब्लड के पास, ब्लड उसको लेके जाएगा ऑर्गन के पास यानी सेल्स के पास, और सेल के पास ले जाके माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगा। देन CO2 को रिटर्न में ब्लड लेके आएगा और ले आके फिर लंग्स को दे देगा और लंग्स से फिर एक्सहेल हो जाएगा CO2। आई गेस इट इज़ क्लियर टू यू, एंड अगर क्लियर नहीं भी हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से आपको पढ़ा सकूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन antic_ana04, दिस इज़ माई इंस्टा ID। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी रॉ मटेरियल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो यानी ग्लूकोज से फिर फर्दर होगा, डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करना, और अब हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल रही है। और एनर्जी तो आप सबको ज़रूरत है, जैसे मैं वॉक कर रही हूँ, लिख रही हूँ, आप भी लिख रहे हो, तो एनर्जी की हमें तो ज़रूरत है ही। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज से। दिस इज द फेट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में ब्रेक कर दिया डाइजेशन में, अब इसके बाद क्या होना है ग्लूकोज के साथ, चलो देखते हैं। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरूवेट या पायरूविक एसिड। ग्लूकोज शायद आप सबको पता है कि 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। तो एक 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो फिर एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए पायरूवेट प्लस एनर्जी। ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, राइट। ये कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में। एंड दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूवेट जो साइटोप्लाज्म में हुआ, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब 6 कार्बन कंपाउंड को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 1 कार्बन कंपाउंड। यानी अब तक हम कहाँ तक पहुँचे, 3 कार्बन कंपाउंड। फिर पायरूवेट को, ये पायरूवेट को कहाँ लिया जा रहा है, एनर्जी को नहीं, पायरूवेट को कहाँ लिया जा रहा है। ये जो रेस्पिरेशन है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। मैं आगे भी पढ़ाऊंगी। एरोबिक मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रहा है, और एनारोबिक यानी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन यूज हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये क्या होता है, पायरूवेट इज कन्वर्टेड टू CO2 वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब आप देखो पायरूवेट क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड, और CO2 मतलब 1 कार्बन कंपाउंड, यानी हर एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, हर एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो फिर एनर्जी भी रिलीज हो गई, यहाँ से सिंप्लीफाई हो चुका CO2 एंड वाटर में। ये प्रोसेस चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए हम कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल, यानी वहीं से ATP और एनर्जी जो है वो वहीं से मिलती है हमें। उसके बाद है, ये जनरली हमारे हर एक सेल में होता है, राइट, ह्यूमन सेल में होता है। देखो ह्यूमन हम लोग ना काफ़ी चालाक हैं, इसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिलती है क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 38 ATP मिलता है एनर्जी। इसके बाद अगर ऑक्सीजन ना रहे, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि ईस्ट में होता है, ईस्ट में क्या होता है, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है टू इथेनॉल। इथेनॉल इज 2 कार्बन कंपाउंड, इथाइल अल्कोहल दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे फुल कन्वर्जन तो हुआ नहीं, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहाँ पर पूरा ब्रेकडाउन अगर नहीं हुआ है तो फिर एनर्जी भी कम रिलीज होगी यहाँ पे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, या फिर आपसे एंड प्रोडक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर पायरूविक एसिड ब्रेक किया गया उसको तो क्या बनेगा, अगर एब्सेंस में किया गया तो क्या बनेगा, इसलिए आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। देन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब मान लो हमने कह दिया कि हमें ऑक्सीजन ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। जैसे जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं, आप कुछ देर तक तो एक्सरसाइज करते हो, आपको कोई पेन नहीं फील होता, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको क्रैम्प्स आते हैं, राइट, जो कि कुछ दिनों तक रह जाते हैं।
वो किस लिए होता है, हमारे मसल सेल में जो ऑक्सीजन रहता है, जो डिमांड रहता है, वहाँ पे उतना ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता है। तो अब बॉडी क्या करे, वेट करे कब ऑक्सीजन आए तब ब्रेक डाउन होगा, ऐसा तो नहीं होता है। फिर क्या होता है, जो पायरूवेट होता है उसको लैक्टिक एसिड में ब्रेक किया जाता है, यानी यहाँ भी 3 कार्बन था और इधर भी 3 कार्बन है, तो यहाँ पे भी जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है। इसी की वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज हमें क्यों क्रैम्प्स होते हैं। दैट इज ड्यू टू हमारे मसल में जो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो पायरूवेट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है कम्प्लीटली, जैसे यहाँ पे हो पा रहा था CO2 एंड वाटर में। तो उधर क्या था, पूरा कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा था, इसीलिए एज अ रिजल्ट 38 ATP यानी एनर्जी सबसे हाई थी, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में, और ये दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, जो मैं आपको पहले बताई। तो आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार देखा जाता है कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछ लिया जाता है या फिर डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने एक छोटा सा डिफरेंस टेबल आपके लिए बना दिया है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड दिस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो हम पढ़ रहे थे पहले, जो ग्लूकोज का फेट, उसमें भी मैंने बताया था आपको। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ से फिर एनर्जी मिलती है। दिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फिर CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ये सब फॉर्म होता है। आपको याद है ना लैक्टिक एसिड किस लिए कहाँ पे रहता है, जब क्रैम्प्स हो जाता है हमारे मसल में ड्यू टू हेवी एक्सरसाइज, जब क्रैम्प्स हो जाते हैं तब होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। यहाँ पर कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज हो रही है, तो एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में देखा जाता है, तो आप प्लीज़ साइंटिफिक रहो, आर्टिस्टिक मत रहो, बहुत अच्छे से ड्राइंग बनाना है ऐसा कुछ नहीं है। टीचर जस्ट आपके नॉलेज को देखना चाहते हैं, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि किस जगह पे क्या है, पॉइंटिंग आपकी लेवलिंग जो है वो सही होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे अच्छा ड्रॉ कर सकते हो तो इट्स ओके, बट बायो टफ होता है मेनली 2 रीजन्स की वजह से। एक तो है कि एग्जाम्पल्स रटने रहते हैं इसलिए, और दूसरा रीज़न है कि डायग्राम के लिए। तो डायग्राम, यहाँ साइंस पढ़ रहे हो तो साइंटिफिक रहो, ज़्यादा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसलिए आपके लिए एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया, आप भी घर में 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो ये इजीली आपको भी आ जाएगा। फर्स्ट आप जो देख रहे हो दिस इज नोज, राइट। नोज के बाद फिर फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स यानी हमारा जो नेक है इसके बैक साइड वाला रीजन रहता है फेरिंग्स। देन कम्स योर लैरिंग्स, लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, यही वॉइस बॉक्स है। इसके बाद है ट्रकिया यानी विंड पाइप, जहाँ से वो एयर फ्लो करता है। हमारे यहाँ पे विंड पाइप है और हमने डाइजेशन में पढ़ा था फूड पाइप, ईसोफेगस, ओके। तो दिस इज ट्रकिया, ट्रकिया जाता है फिर वो स्प्लिट कर जाता है, जहाँ स्प्लिट करता है इसको कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स के अंदर जाके फिर फर्दर स्प्लिट कर जाता है, जिसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। जिस तरह से इधर हुआ है इधर भी होगा, मैंने इधर नहीं बनाया है। ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकियोल्स के एंड में आप देखो कुछ एक मैंने बना रखा है गोल गोल सा, एक्चुअली वो स्ट्रक्चर गोल नहीं है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर है। दिस इज एल्वियोलाई। ये इस तरह क्यों होता है, ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन इसमें सरफेस एरिया कम है, इसमें ज़्यादा है, इस वजह से एल्वियोलाई इस तरह से रहते हैं, इसलिए आपको भी डायग्राम इसी तरह से बनाना है। देन एल्वियोलाई, और दिस इज द डायफ्राम, जो आपके मैं अभी बताऊंगी, जो आपके इनहेल और एक्सहेल करने पे किस तरह से मूवमेंट शो करता है। दिस इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहाँ आप देख रहे हो, ये तो आपको पता है कि लंग्स है इसलिए मैंने बताया नहीं। यहाँ पे एक मैंने कट बना रखा है, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, दरअसल हमारा जो हार्ट होता है वो इस साइड में प्रेजेंट रहता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है,
राइट, ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट लंग में इस तरह से एक नॉच रहता है जिसको कहते हैं कार्डियक नॉच। तो ये भी आपको आप चाहो तो लेवल कर ले सकते हो। उधर आप देख सकते हो कि पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी किस तरह से ये एयर जाएगा। फर्स्ट इज नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से क्या होता है, हम एयर को इनटेक करते हैं। देन कम्स नेजल पैसेज, ये सिर्फ एक पैसेज प्रोवाइड करता है, एक चैनल प्रोवाइड करता है इस एयर फ्लो के लिए। देन कम्स योर नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। तो इससे क्या होता है, हम जो एयर इनटेक करते हैं वो फिल्टर्ड तो नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे भी कुछ फिल्ट्रेशन जैसा काम होता है और मॉइस्चराइज भी करता है, वार्म भी करता है, ठीक है। बिफोर ये एयर लंग्स तक पहुँच सके इसको मॉइस्चराइज और फिल्टर ये सब किया जाता है नेजल कैविटी में। देन कम्स योर फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से फूड एंड एयर दोनों क्रॉस करते हैं। तो ये एक रीजन है आपके थ्रोट का। इसके बाद आगे चलेंगे तो फिर हमें मिलेगा ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है, ये एक ट्यूब है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। तो इसी ट्रेकिया के ऊपर साइड में आप पिक्चर में देख सकते हो लैरिंग्स बना हुआ है जो कि वॉइस बॉक्स है। ये ट्रेकिया, इसमें रिंग्स रहते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स रहते हैं ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए जब कोई एयर फ्लो ना हो इसमें। इसीलिए इस कोलैप्स को बचाने के लिए ट्रेकिया में रिंग्स रहते हैं। देन कम्स योर ब्रोंकाई। ट्रेकिया फिर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, पिक्चर में देख पा रहे हो, स्प्लिट हो जाता है और फिर ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ब्रोंकाई लंग्स में चले जाते हैं, फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल एंड्स पे एल्वियोलाई रहते हैं। ये एल्वियोलाई मेन साइट है गैसियस एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे जो एल्वियोलाई रहते हैं उनका जो सरफेस है, उनका जो वॉल है वो बहुत ही थिन रहता है और वो सराउंडेड रहता है बाय ब्लड कैपिलरीज। तो क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज इजीली हो पाता है। अच्छा ये बताओ यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो फिर हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट नॉस्ट्रिल से होके नेजल पैसेज में जाएगा, देन नेजल कैविटी में जाएगा, फिर फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी जहाँ पे बोथ फूड एंड एयर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, राइट। फेरिंग्स के बाद फिर ट्रेकिया में, आप ट्रेकिया को फील कर सकते हो। मैंने कहा ना कि यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स रहते हैं, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों रहते हैं, जैसे ही आपने एक्सहेल किया, जैसे आपने इनहेल किया तो आपका ये तो फिर कोलैप्स नहीं करेगा, एक्सपैंडेड फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने एक्सहेल किया ना वैसे पिचक जाएगा। तो इसी कोलैप्सिंग को रोकने के लिए यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स रहते हैं जो कि डॉर्सली इनकम्प्लीट रहता है, यानी पीछे साइड में ये कंप्लीट नहीं रहता है। तभी मैंने कहा कि सी शेप्ड रिंग्स रहते हैं, सर्कल नहीं, सी रहता है। ये आप इधर से फील कर सकते हो, ये पीछे साइड नहीं रहता है क्योंकि पीछे हमारा ईसोफेगस रहता है। तो अगर उधर रहेगा तो ईसोफेगस को डैमेज पहुंचाएगा। तो ट्रेकिया फिर फर्दर डिवाइड हुआ, किसमें डिवाइड हुआ था, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई किसमें है, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ब्रोंकाई फिर फर्दर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हुए और ब्रोंकियोल्स के एंड में आप देखो एल्वियोलाई बना हुआ है। और ये एल्वियोलाई जो होता है वो मेन साइट ऑफ एक्सचेंज होता है क्योंकि इनके साथ ब्लड कैपिलरीज लगे रहते हैं। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में पहुंचा देता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स जो आप एयर ले रहे हैं एंड एक्सहेलेशन मीन्स जो एग्जिट हो रहा है। तो इन दोनों में अब हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। इनहेलेशन इज थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड्स, यानी जब आप इनहेल करते हो पूरा एयर आपके लंग्स में जाता है तो क्या होता है वहाँ पे थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपैंड होता है, क्योंकि यहाँ पे थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहले इनहेलेशन देख लेते हैं, देन वी विल गो टू एक्सहेलेशन। थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड्स, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हुआ, रिब्स लिफ्ट अप। आपको पता है कि सामने तरफ रिब्स रहते हैं, तो ये जो रिब्स रहते हैं ये ऊपर की तरफ उठते हैं। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप। डायफ्राम मैंने आपको दिखाया था, इस तरह से डोम शेप होता है जो कि फ्लैट हो जाता है।
एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये फ्लैट होगा और रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगे, तो क्या होगा, वो जो स्पेस है चेस्ट कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए चेस्ट कैविटी जैसे ही इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज होगा, एंड वी नो कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जैसे ही ये वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर डिक्रीज हुआ, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, तो हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है, तो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर जाएगा। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। इनहेलेशन में क्या होगा कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और इंटरनल जो प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि एयर जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होता है, रिब्स अपवर्ड मूव करते हैं और डायफ्राम डाउनवर्ड। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाता है एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नाउ एक्सेलेशन, जस्ट इसका उल्टा है एक्सेलेशन में, यानी कि थोरैसिक कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी अंदर इस बार हमें क्या करना है, अंदर प्रेशर ज़्यादा, बाहर प्रेशर कम, एटमॉस्फेयर में कम, तो ये प्रेशर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, ये एयर ऑटोमेटिकली लो प्रेशर जोन में चला जाएगा। तो थोरैसिक कैविटीज़ के लिए एक्सपैंड होगा, रिब्स नॉर्मली जो डाउनवर्ड मूवमेंट है डाउनवर्ड आ जाएंगे, डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, ये जैसे ही डोम शेप्ड होगा तो और रिब्स भी नीचे आ रहे हैं, तो फिर थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी डिक्रीज हो रहे हैं और एयर एग्जिट्स फ्रॉम द लंग्स। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन antic_ana04। अब एक बार हालांकि हम देख चुके हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, लेकिन वापस फिर से एक बार देख लेते हैं। Air which is rich in O2 reaches blood which combines with hemoglobin in RBC and oxygen is released in tissues। यानी क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर पहुंचता है एल्वियोलाई के पास और एल्वियोलाई के साथ ही रहता है ब्लड कैपिलरीज। ये जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंचा है ये डिफ्यूज हो जाता है उस ब्लड कैपिलरी में, उस ब्लड के साथ ब्लड में चला जाता है और वो ब्लड कैपिलरी उस ब्लड को लेके चला जाता है टिश्यूज के पास। नेक्स्ट इज CO2 is released in blood and dissolved into it and carried by blood vessels. The CO2 is released in alveoli which is sent out. अब ब्लड चला गया टिश्यूज के पास, टिश्यूज को किसकी जरूरत थी, ऑक्सीजन की, और उनके पास क्या था, CO2। तो क्या होगा, ब्लड से ऑक्सीजन जाएगा टिश्यू के पास और टिश्यू में जो CO2 बना था वो आ जाएगा ब्लड के पास, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा एल्वियोलाई के पास और एल्वियोलाई को वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा एंड देन व्हेन वी एक्सहेल तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनने के लिए कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम यूं ही नहीं कह दे सकते कि हर एक ऑर्गन हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कर सकता है। क्यों? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लार्ज सरफेस एरिया। जैसे हमने एल्वियोलाई में देखा था कि सरफेस एरिया ज़्यादा है उसका। थिन परमेबल मेम्ब्रेन, थिन परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए ताकि डिफ्यूजन ईजिली हो सके, गैसेस के एक्सचेंज ईजिली हो सके। अगर ज़्यादा मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा तो फिर डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। आपने देखा एल्वियोलाई के साथ ब्लड कैपिलरीज लगे हुए थे, इसीलिए वहाँ पे ब्लड सप्लाई की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन है, जो गैस है, उसको कौन ले जाएगा, ब्लड। देन इज मॉइस्ट सरफेस, यानी अगर मॉइस्चर रहा तो फिर डिफ्यूजन में थोड़ी आसानी होगी। जैसे कुछ एनिमल्स में स्किन काम आते हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बट ह्यूमन में नहीं होता है क्योंकि हमारा जो स्किन है वो मॉइस्ट नहीं है। इसीलिए हम ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ज़रूरी है रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनने के लिए। अब कुछ एक आपका सेक्शन, छोटा सा सेक्शन है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इसके लिए पहले मैं चाहूँगी कि हमने पिछले दिन जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लें। तो इसीलिए मैंने फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में एक डिफरेंस लिख रखा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था कि CO2 एंड वाटर को लेके ग्लूकोज बनाया जा रहा था, ऑक्सीजन बनाया जा रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यही था फोटोसिंथेसिस। जबकि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि
यहाँ पे CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस किया जा रहा है, ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है। तो देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, ऑकर्स इन डे टाइम ओनली। क्यों डे टाइम? क्योंकि सन रहता है, तो सनलाइट ज़रूरी है, इसलिए डे टाइम में ओनली रहेगा। क्योंकि रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू आउट लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, टेक्स प्लेस इन ग्रीन सेल्स ओनली, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल रहते हैं, इसलिए खाली ग्रीन सेल्स में ही होते हैं फोटोसिंथेसिस। जबकि रेस्पिरेशन आप देखो ऑल लिविंग सेल्स, हर एक लिविंग सेल में होता है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था। हम पढ़ रहे थे ना कि सनलाइट से एनर्जी लिया जाता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, देन इट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अगर आपको डाउट है कुछ तो आप वो लेक्चर जाके भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन का पर्पस ही तो ये है कि एनर्जी रिलीज करना है, तो यहाँ पर एनर्जी इज रिलीज्ड। उधर क्या फॉर्म हो रहा था, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होता है एंड CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो इसी चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या था, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर आर रिलीज्ड। अब वो ऑक्सीजन क्या करता है, रेस्पिरेशन में काम आ जाता है, वो फूड ब्रेक डाउन के लिए, फिर एनर्जी रिलीज करने के लिए, और CO2 एंड वाटर रिलीज होगा। इसलिए आपने सुना होगा कि रात के टाइम पे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, तो O2 निकलता नहीं है, खाली रेस्पिरेशन चलता है। तो रेस्पिरेशन में क्या निकलेगा, CO2। इसीलिए कहते हैं कि रात को किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। आई होप फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में अब आपको डाउट नहीं है, ये क्लियर है, और अगर है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, लीव्स एंड ग्रीन स्टेम जो होते हैं वहाँ पर स्टोमाटा हेल्प करता है। स्टोमाटा जो लास्ट डे हमने पढ़ा था कि टाइनी पोर्स रहते हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज हो पाता है, वहीं से रेस्पिरेशन हो जाएगा। और वुडी स्टेम एंड रूट में क्या होगा, यहाँ तो हमने लीफ में और ग्रीन से जो स्टेम है उसमें कह दिया कि पोर्स रहते हैं स्टोमाटा, तो फिर जो वुडी स्टेम है या फिर रूट है वहाँ पर क्या होगा, लेंटिसेल्स रहते हैं इस चीज़ को करने के लिए। और यंग रूट, यहाँ पे रूट में लेंटिसेल्स रहते हैं, और यंग रूट्स में क्या रहते हैं, रूट हेयर्स रहते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन चैप्टर इन क्लास 10th। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। माई इंस्टा ID इज़ antic_ana04, और या फिर आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई हैव मेड इट क्लियर टू यू ऑल, आई ट्राइड टू मेक इट क्लियर टू यू ऑल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट सब टॉपिक लेके आएंगे। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये समझ में आया या नहीं, और पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी लर्निंग।